मॉर्निंग बच्चों, जल्दी से वीडियोस ऑन करिए सब बच्चे। जल्दी से अक्षत मनन, जल्दी से वीडियोस ऑन करिए सब बच्चे। 5 मिनट और दे रहा हूँ, उसके बाद मैम आप इनको अपने आप निकाल दीजिएगा जिन जिनके मैसेज नहीं आए। ओके बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपने फ्यूल के प्रिंसिपल्स। एक बार पहले थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं टेलर एंड फ्यूल के बीच में। तो जो टेलर था, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, अच्छे से रीड किया हो, तो आपने ये चीज रियलाइज की होगी कि टेलर के जितने भी प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स थे वो बेसिकली फैक्ट्री पे अप्लाई होते थे। वो किन के ऊपर अप्लाई होते थे? वो अप्लाई होते थे वर्कर्स के ऊपर। क्योंकि टेलर का ये मानना था कि अगर हमारी कंपनी के वर्कर्स अच्छे हो गए, हमारी कंपनी की फैक्ट्री लेवल, लोअर लेवल अगर हमारा इंप्रूव हो गया, अच्छा हो गया, एफिशिएंट हो गया, तो ऑटोमेटिकली कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। इससे बिल्कुल ही अलग, ऑन द अदर हैंड, बिल्कुल ही हटके प्योर का ये मानना था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को सबसे पहले हमें अच्छा करना है। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट सही हो गई तो ऑटोमेटिकली कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। तो अब वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड टेलर क्या होता है कि टेलर जहां पे लोअर लेवल से शुरुआत करता था, प्योर वहां पे टॉप लेवल से शुरुआत करेगा। ठीक है, फिर टेलर की टेक्निक, टेलर की जो थ्योरी थी उसका नाम था साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसकी एज थ्योरी का कोई नाम नहीं है। इसकी थ्योरी को हम जनरल मैनेजमेंट थ्योरी कहते हैं, क्योंकि एज कोई नाम नहीं है, इसलिए हम इसको जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। फ्यूल फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। अब आप में से नोट्स बंद, कोई भी एक बच्चा क्या 14 के 14 प्रिंसिपल्स का नाम बता सकता है बिना देखे? थोड़ा सा अच्छा करते हैं, उसके उसको हम उसकी फीस माफ कर देंगे। चलो, ये मैंने बोल तो दिया, अब देखते हैं जरा कोई है कोई ऐसा जो 14 के 14 प्रिंसिपल्स का नाम बता सकता है। देखो बिना देखे 14 के 14 प्रिंसिपल्स। कोई चलो 13 12 कोई है ऐसा? नहीं, किसी को नहीं पता। चलिए कोई, अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको 14 के 14 प्रिंसिपल्स यहाँ बता रहा हूँ। एक बार आप आइए, कम टू पेज नंबर 2.10 ऑफ योर नोट्स। इस पे फ्लो चार्ट बना हुआ है। ठीक है, ये तो सारे नाम लिखे हुए यहाँ पे। हम आपको एक स्लैंग से याद कराते हैं इसको। देखो, वैसे तो कभी ऐसा नहीं होएगा कि 14 के 14 प्रिंसिपल्स आपके पेपर में आ जाए, कभी भी ऐसा नहीं होएगा। देखिए क्या होता है, कभी कभी केस स्टडी आ गई, उसमें 5-6 प्रिंसिपल्स निकाल लिखने को आ सकते हैं। अब होता है क्या, एक नाम याद आ रहा है बट पूरी तरीके से याद नहीं आ रहा। वो ना, मतलब होता है ना, याद तो है हाँ ये प्रिंसिपल था, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। तो उसके लिए ये स्लैंग आपको काम में आएगा। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी भी 14 के 14 प्रिंसिपल्स एक साथ लिखने को नहीं आ सकते। ठीक है ना? तो कभी ऐसा होता है ना, नाम माइंड से स्किप हो रहा है, तो इसलिए हमने एक स्लैंग बनाया है। 14 प्रिंसिपल से 14 के 14 प्रिंसिपल्स को एक साथ लिखना है, तो ऑब्वियसली एक ऐसा सही बना है, क्यूट दादू। अभी यहां देखिएगा, अभी कुछ मत देखिएगा। यू आर सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड सुपरबली एक्सपीरियंस्ड। देखिए, ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स हमारे को इससे याद हो जाएंगे। देखिए, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। एक बार नाम भी देखते हैं। सी से क्या हो गया? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डी से क्या हो गया? डिवीजन ऑफ वर्क। ए से क्या हो गया? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी से क्या हो गया? डिसिप्लिन। यू से यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, स्केलर चेन, इक्विटी। ओ से ऑर्डर। एस से हमारा हो गया सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आई से इनिशिएटिव। एस से हमारा हो गया कौन से हो गए हमारे, मैंने इससे कौन सा बोला? सबऑर्डिनेशन बोल दिया, स्केलर चेन एंड स्टेबिलिटी। एंड ई से हमारा हो गया एस्पिरिट दे कॉर्प्स। तो जल्दी से भाई स्लैंग लिखिए इसी पेज पे, लेफ्ट पे, और 2 मिनट लगा के जल्दी से सारे प्रिंसिपल्स के नाम याद करते हैं।
जो मैंने कैपिटल में लिखा है वो कैपिटल में लिखिए, जो शॉर्ट में लिखा है वो शॉर्ट में लिखिए। अगर आप इससे अच्छा स्लैंग बना सकते हो तो प्लीज बनाइएगा, मेरे साथ शेयर करना। आज हम इसमें कुछ प्रिंसिपल्स बहुत छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। आज हम कोशिश करेंगे 6 to 7 छोटे प्रिंसिपल्स खत्म करें, बट यहां से याद करके ही जाएंगे तभी फायदा है। अगर आपको याद होते चाहे 3 ही हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी करेंगे याद करेंगे। ठीक है, हो गया याद? एक बार नाम याद करो सारे। सी से सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, डी से डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, स्केलर चेन, इक्विटी, ऑर्डर, सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इन आई से कौन सा था पहले? इनिशिएटिव, एस से स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, एंड ई से एस्पिरिट देयर कॉर्प्स। जल्दी से नाम याद करिए सारे। तो एक और स्टूडेंट अभी हमारे साथ शेयर किया है, ये भव्या ने शेयर किया है, मैंने ये बनाया है, उसने अभी मेरे को एक स्लैंग भेजा है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये याद कर लीजिए, डैड, UCUSSROIC, जॉन सा आपको अच्छा लगे। वेरी गुड यार भव्या, वेरी नाइस। जॉन सा भी आपको अच्छा लगे आप उससे याद कर सकते हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आपको, सॉरी, 14 प्रिंसिपल्स के नाम याद होने चाहिए। वेरी नाइस। कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? चलो बच्चों से ही पोल कर देते हैं, कौन सा ज्यादा अच्छा लगा बच्चों, जल्दी बताइए, हम उसी को फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जल्दी बताइए कौन सा ज्यादा इजी है याद करने के लिए, अच्छा है। हाँ जी बताइए जल्दी से, कौन सा वाला? ये वाला ज्यादा बेटर है या ये वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। ठीक है, तो नीचे वाला ज्यादा बेटर लग रहा है आप लोगों को? नहीं सर, ऊपर वाला भी अच्छा है। ऊपर वाला भी अच्छा है, चलिए मेरा मन रखने के लिए बोल दिया आप लोगों ने। चलिए नहीं जल्दी सर, से याद करिए। ओके, हो गए सारे? ऐसा करते हैं, अब एक बार जल्दी से देखते हैं। तो जल्दी से बताइए, सी से क्या था? जल्दी से बोलिए नाम, बिना देखे बोलना है, जल्दी से बोलिए। क्या आवाज नहीं आ रही? सबकी आवाज नहीं आ रही, सबकी आवाज आनी चाहिए, जल्दी से बोलिए। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डी से डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क, ओके। और एक और डी था, बताइए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। ए से अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी, यू से यूनिटी ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, एक और आया था, यू था, बताइए। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वेरी गुड। आर से क्या था? रेम्युनरेशन टू ई एम्प्लॉइज, से दो ई थे, बताइए। इक्विटी, स्पिरिट दे ठीक है, इसके बाद आइए, एस से क्या था? स्केलर चेन, स्केलर चेन, तीन एस, स्केलर चेन दूसरे एस से सबऑर्डिनेट, एक और था, तीन एस थे, बताइए। स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है। ओके, आई से क्या था? इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, और हाँ, एंड ओ से कौन सा था, बताइए। ऑर्डर। ऑर्डर, हो गया हमारे शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ सारे हो, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज हम छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे प्रिंसिपल्स करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल जो आज हम करने जा रहे हैं, नोट्स को कर दीजिए बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद कर दीजिए नोट्स को। पहला प्रिंसिपल है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। कोई बता सकता है किसी के स्कूल में चैप्टर हो गया? सच बताना, किसी के स्कूल में चैप्टर हुआ? अभी तक नहीं हुआ, ओके। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। नाम से ही काफी अच्छे से समझ आ रहा है क्या मतलब हुआ डिवीजन ऑफ वर्क का, कौन बताएगा क्या मतलब हुआ डिवीजन ऑफ वर्क? कि काम को छोटे छोटे भागों में हमें डिवाइड कर देना चाहिए, और हर काम पार्ट को एक स्पेशलिस्ट पर्सन अगर करेगा तो उससे स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी। आप लोग अभी डोमिनोज वगैरह गए हो, आपने देखा हो वहां पे पिज्जा कैसे बनता है। अब उन्होंने क्या बोला, फ्योल ने बोला कि अगर मान लीजिए एक छोटा सा टास्क ही है
कि हमें पिज्जा बनाना है, तो उसमें ये मत करिए कि एक पिज्जा पूरा एक वर्कर बनाएगा। आप ऐसा करिए, टास्क स्प्रेड कर दीजिए। एक पर्सन है जो सिर्फ डो पे सॉस लगाएगा, एक पर्सन उस पर चीज डालेगा, एक फिर वो आगे करेगा, फिर तीसरा पर्सन है उसके ऊपर वेजीज डालेगा, फिर चौथा पर्सन है उसको ओवन में रखेगा, फिर पांचवा पर्सन है जो उसको निकाल के उसको कट करेगा, छठा पर्सन है उसको पैक करेगा। फेवल का ये मानना था कि अगर हम एक काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें और एक एक पार्ट को अलग अलग पर्सन करेगा, तो उससे क्या होगा, जब एक पर्सन एक ही काम को बार बार करता रहेगा, तो उसको इसमें क्या गेन हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन, और उससे क्या बढ़ेगी, एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी। ठीक है, अब ये पॉइंट समझ में आ गया, इतना सा पॉइंट है। इसी लाइन को 2-3 बार लिख दो, एक्टिव सेंस पैसिव सेंस आपका प्रिंसिपल बन गया। मैं बोल रहा हूं, सिर्फ सुनिएगा, आपको याद करना है साइड बाय साइड। मैंने क्या प्रॉमिस किया है, चाहे 2 प्रिंसिपल हो, 3 हो, 4 हो, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन याद यहीं से कराऊंगा, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है कि सर हम जो हमने लास्ट क्लास में अभी तक किया है वो सब याद हो रहा है, तो हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन याद यहीं से करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क्स, ईच परफॉर्म्ड बाय अ स्पेशलिस्ट और अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय। पहला पॉइंट, ठीक है, दिस विल लीड टू स्पेशलाइजेशन। दूसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू फ्यूल, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, देखो अब उसी लाइन को बस एक दो वर्ड्स को ऊपर नीचे करके फिर से लिख दिया। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, if the work is divided into smaller tasks and performed by specialist employees, it will lead to specialization। एक बात बताओ, कोई नई बात है इसमें, कोई नया पॉइंट बोला, पहले 2 पॉइंट्स को क्लब करके फिर से लिख दिया। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, this is the reason we have separate departments in an organization for purchase, production, marketing, finance, etc. Collectively they achieve the production and sales target of the organization। समझ में आ गया, 4 पॉइंट समझ में आ गए। फिर फ्योल ने बोला, ये जो प्रिंसिपल है ये सब टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो कैसी हो। ठीक है, 5वां पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, ये उसने बोला कि ये जो प्रिंसिपल है ये सब टाइप के काम पे लगता है, मैनेजरियल टास्क पे भी एंड प्रोडक्शन टास्क पे भी। मैनेजरियल में भी, टेक्निकल पे भी। टेक्निकल मतलब हुआ काम करने वाला, और मैनेजरियल मतलब हुआ सोचने वाला। सोचने वाला का क्या मतलब है कि जब हम पॉलिसीज वगैरह बना रहे हैं, वो भी एक पर्सन सारी पॉलिसीज ना बनाए, एक पर्सन एक बिजनेस की पॉलिसीज बनाए, दूसरा पर्सन दूसरे की, तीसरा पर्सन तीसरे की, चौथा पर्सन चौथे की। अब एक बात बताइए, मुकेश अंबानी के इतने सारे बिजनेसेस है, मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल भी है, रिलायंस ट्रेंड्स भी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है, रिलायंस पेट्रोलियम भी है, रिलायंस जियो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या मुकेश अंबानी एज एन इंडिविजुअल सबके पॉलिसीज बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मुकेश अंबानी ने एक दो बिजनेस पिक कर रखे जिसकी पॉलिसी मेकिंग वो खुद करता है। उसके अलावा रिलायंस जियो हो गया, ओनर मुकेश अंबानी है, लेकिन उसकी पॉलिसीज कौन बना रहा है? कोई और बना रहा है, किसी और बिजनेस की कोई और बना रहा है। क्योंकि अगर वो सबकी पॉलिसीज खुद बनाने लग गया तो सारा मिक्सअप हो जाएगा, किसी की भी पॉलिसीज वो अच्छी से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा। तो हमने 6 पॉइंट्स याद किए, 5-6 पॉइंट्स याद किए। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूँ, सिर्फ सुनिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा, एक दो बार बोलूंगा, फिर आपसे लिखवाऊंगा भी और बुलवाऊंगा। ठीक है ना, नोट्स हो जाने चाहिए बिल्कुल बंद। पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू फ्यूल, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क्स, ईच परफॉर्म्ड बाय अ स्पेशलिस्ट और अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय। हो जाएगा, इजी है। सेकंड, दिस विल लीड टू स्पेशलाइजेशन। खत्म, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट को इन दोनों को मिला दो। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, if the work is divided into smaller tasks, each performed by a specialist or a trained employee, it will lead to increase in efficiency। 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, चौथा पॉइंट, this is the reason why we have separate departments in an organization for production, marketing, finance, HR, sales, etc. Collectively they achieve the sales and production targets of the company। तो 4 पॉइंट हो गए। पांचवा, this principle applies everywhere in all types of organization, whether big, small, whether manufacturing sector, whether service sector, whether production, whether etc। ठीक है, छठा, this principle applies to all kinds of work, whether technical or managerial। technical मतलब करने वाला काम, प्रोडक्शन वाला काम, और मैनेजरियल मतलब सोचने वाला काम। बताइए, समझ में आ गया? एक बार फिर बोलता हूं आपके लिए, सुनिएगा, मन में याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं बुलवाऊंगा और फिर लिखवाऊंगा। ओके ओके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, द वर्क शुड बी divided into smaller tasks, each performed by a specialist or a trained employee। याद हो गई अच्छे से? This will lead to specialization। खत्म। अब इस दोनों को मिला दो। In an according to फ्यूल, in an organization,
If the work is divided into smaller tasks and performed by a specialist employee, it will lead to increase in efficiency and effectiveness. ठीक हो गया? Next point. This is the reason why we have separate departments in an organization for manufacturing, production, marketing, finance, etc. Collectively, these departments achieve the production and sales target. 4 point हो गए. पांचवा, this will lead to this applies to all kinds of work, whether managerial or technical. And chhata, this applies to all kinds of organization, whether production, marketing, this applies to all kinds of organization, whether big, small, etc. बताइए, याद हो जाएगा? हो गया? किसी को फिर से सुनने करें शुरू? तो आइए एक बार बोलना शुरू करते हैं, मेरे साथ बोलेंगे. अपने वीडियोस ऑन करिए. क्रिश, अर्चित, अहाना, केशव, मान्या, नंदिनी, सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए. ओके, शुरू करते हैं बच्चों. एक बार डैश डैश करके सुने करेंगे, नोट सबके बंद होने चाहिए. ओके. According to Fuel, work should be dash into dash, each performed by a dash. बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से. Work should be performed. Work should be divided. सब बोलेंगे. Work should be. इतनी शर्म मत करो, सब बोलेंगे. Work should be divided. Divided Task, smaller tasks. each performed by a Specialist. Specialist or trained Trained employee. employee. this will lead to dash. Specialization. According to Fuel, in an organization, मैं बोल रहा हूँ, if the work is performed divided into smaller tasks, each performed by a specialist or trained employee, it will lead to Increase in efficiency. Effectiveness. Okay, this is the reason that why we have dash in the dash. Collectively, they dash and dash. बताइए. क्या हुआ? We have different departments. बोलो सब क्या हुआ? बोल. Finance, market. We have different departments in an organization for production, marketing, finance, etc. Collectively, they achieve the sales and production targets. This principle applies to All kinds of. All kinds of work. managerial or technical, and also this principle applies in All All of types of All organization. types of organization, whether big, organizations. small, public sector, private sector, etc. बताइए, समझ में आया? किसी को नहीं याद हुआ तो पहले बता दीजिए, हाथ खड़ा करिए, जल्दी से रेस करिए. सबको याद है? करें फिर एक बार. चलिए लिखना शुरू करिए, बिना देखे 6 पॉइंट, बिना देखे जल्दी से लिखेंगे. 6 पॉइंट्स. चीटिंग कोई नहीं करेगा, अपने आप से सच बोलना है, कोई कॉपी करके नहीं लिखेगा. सर हाँ जी बेटा. सर 5th और 6th पॉइंट सेम नहीं हो? कौन सा फिफ्थ? नहीं, फिफ्थ में हमने बोला है कि इट अप्लाइज टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर बिग और स्मॉल. ठीक है. और 6 में हमने बोला है, एक मिनट चलिए, अब बस रोक दीजिए, बिल्कुल रोक दीजिए. चलिए, पहला पॉइंट, मानवी पहला पॉइंट बताइए, आपने क्या लिखा है? रोक दीजिए बस. मानवी पहला पॉइंट बताइए. According to Fuel, हाँ जी, according to Fuel, आप अपना पढ़ के बताइए जो आपने लिखा है. first point is work should be divided into smaller tasks, each performed by a परफॉर्म बाय स्पेशलिस्ट और ट्रेन्ड एम्प्लॉय. सबने लिखा है, 1 मार्क दे दीजिए. अक्षत मोहंगा, सेकंड पॉइंट बोलो अपना जो आपने लिखा है. This will lead to specialization. सब बच्चों ने जिसने लिखा है 1 मार्क दे दीजिए. भव्या, थर्ड पॉइंट अपना पढ़ के बताओ. The smaller parts performed by specialists that will lead to specialization will increase the efficiency. हाँ, मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ. वैसे ठीक है आपका, मैं थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ. In an organization, if the work is divided into smaller tasks, each performed by a specialist or a trained employee, it will lead to specialization. So it will lead to an increase in effectiveness and efficiency. ये पॉइंट है. अगर आप लोगों ने लिखा है 1 मार्क दे दीजिए. सुहाना, फोर्थ पॉइंट आपने क्या लिखा है? अपना पढ़ना है, अपना. हाँ. This is the reason we have different departments in a company, such as marketing, production, finance, Yes. etc. All of them have specialized persons, and collectively they achieve the marketing and sales targets. बिल्कुल सही. मैं इसको इन्होंने सही किया, बस मैं एक थोड़ा सा इसको रिफाइन कर देता हूँ. This is the reason, बिल्कुल सही बोला. We have separate departments, collectively they achieve the production and sales target. ठीक है. जिसने भी ये लिखा है 1 मार्क दे दीजिए. आगे चलते हैं. जतिन, आप बताइए मेरे को अपना नेक्स्ट पॉइंट. आपने जो लिखा है वो बताइए. Sir, this is applicable to both managerial and technical app. बिल्कुल, this is applicable to all kinds of work, whether managerial or technical. मानवी, आपने कोई लिखा है इसके बाद पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इट अप्लाइज वाला टू ऑल काइंड. मानवी गो गया. हाँ, सॉरी, मानवी. all types of organizations have division of etc. ठीक है. तो 6 मार्क्स का था. कितने बच्चों के 6 बिल्कुल सही लिखा है? कितने बच्चों ने सही लिखा है? बिल्कुल
एक, अक्षर बस 2, मलिका 3, हार्दिक वेरी गुड, मानवी वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आइए, अच्छे से याद हो गया, एक बार फिर से पूरे प्रिंसिपल को बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। आइए सुनिएगा, अपने मन में रिकॉल करिएगा। According to the principle of division of work, work should be divided into smaller tasks, each performed by a specialist or a trained employee. ठीक है? Second, this will lead to specialization. Third, in an organization, if the work is divided into smaller tasks, each performed by a specialist or trained employee, it will lead to specialization and also result in increase in effectiveness and efficiency. Fourth, this is the reason why we have separate departments in an organization for production, marketing, sales, etc. Collectively, these departments achieve the production and sales target of the organization. This principle applies to all kinds of work, like managerial or technical. Also, this principle applies to all kinds of organization, whether big, small, private sector, production, public sector, etc. बताइए, समझ आ गया? याद हो गया? Okay. अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जिसका नाम है डिसिप्लिन। तो मेरा सवाल केशव से, केशव डिसिप्लिन क्या होता है? कोई नोट्स नहीं ओपन करेगा, अपने आप में बताइए आपके हिसाब से डिसिप्लिन क्या होता है? सर डिसिप्लिन मींस मैनर, कोड ऑफ डूइंग वर्क, एथिक्स। मतलब मैं तो सिंपल ही बोलता हूँ, डिसिप्लिन का वो मतलब है जो हमारे में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है कि नहीं? जो हम लोगों में नहीं है वही डिसिप्लिन है। चलिए जोक्स अपार्ट, केशव ने ठीक बोला, लेकिन डिसिप्लिन में दो चीजें होती है, यहाँ देखिएगा, अभी कोई नोट्स नहीं ओपन करेगा। डिसिप्लिन का मतलब होता है, एक तो बिल्कुल सही बोला केशव ने, ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। जहां पे भी आप काम कर रहे हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, चाहे आप वो स्कूल है, चाहे वो कुछ भी है, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, एक तो उनको फॉलो करना, जो भी रूल्स है आपकी कंपनी में, एंड दूसरा होता है एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट साइन कर रखा है, अगर आपने कोई एग्रीमेंट साइन कर रखा है एम्प्लॉयमेंट का, तो उस एग्रीमेंट को ऑनर करना मींस डिसिप्लिन आल्सो। अगर आपने कोई एग्रीमेंट, आपके बॉस ने आपके साथ कोई एग्रीमेंट कर रखा है कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे, और अगर वो उतनी सैलरी नहीं दे रहे हैं, दैट मींस ही इज वायलेटिंग डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स which are necessary for smooth working of the business. I repeat, abhi notes band. Discipline means obedience to organizational rules and employment agreements which are necessary for smooth working of the business. I repeat once again, discipline means obedience to organizational rules and employment agreements which are necessary for smooth working of the business. याद होगी डेफिनेशन सबको? एक बार फिर से बोलूं, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। Discipline means obedience to organizational rules and employment agreements which are necessary for smooth working of the business. मलिका जल्दी से बोलो, मलिका जल्दी से। Discipline means obedience to organizational rules and employment agreements which are required for the smooth functioning of the organization. business. ठीक है, समझ में आ गया? अभी थोड़ी देर बाद फिर से पूछ सकता हूं मैं। ओके, अकॉर्डिंग टू फ्यूल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, फ्यूल के हिसाब से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, तो 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। 3 चीजों का। सबसे पहले उसने बोला कि जो सुपीरियर्स है वो अच्छे होने चाहिए। पहली बात मतलब क्या बोला उसने, जो सुपीरियर्स है वो अच्छे होने चाहिए। मान लो सुपीरियर ही बायस्ड निकला, तो फिर बात सही नहीं है ना। अगर वो अपने रिसेप्शनिस्ट को अनड्यूली फेवर करता है तो अच्छी बात नहीं है ना। तो जो सुपीरियर्स है वो अच्छे होने चाहिए, गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, पहला उसने ये बोला। दूसरा उसने ये बोला कि क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स के बीच में, मैनेजर्स एंड वर्कर्स के बीच में, सब लोगों के बीच में क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने वर्कर से, अपने एम्प्लॉय से ब्लैंक पेपर पे साइन करवा रहे हो, नहीं। सबको, दोनों को पता होना चाहिए कि क्या चीज, क्या एग्रीमेंट्स है दोनों, है ना, जिससे एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगी। तो क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स होनी चाहिए। एंड तीसरा उसने बोला जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज होनी चाहिए, कि अगर आपने एक पेनल्टी सेट कर रखी है तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो जुडिशियसली होनी चाहिए। मान लीजिए हमारी कंपनी में एक रूल है कि अगर आप हाफ एन आवर लेट आते हो तो आपको वार्निंग दी जाएगी, एक पहली बार, और अगर आपने फिर से ऐसे किया तो आपकी सैलरी कट होगी। तो मान लीजिए मार्केटिंग मैनेजर कंपनी का हाफ एन आवर लेट आता है, तो टॉप मैनेजमेंट उसको क्या दे देती है, वार्निंग दे देती है। फिर अगले दिन वो हाफ एन आवर मतलब 5 मिनट लेट आता है तो उसको, उसकी सैलरी कट होती है।
ऑन द अदर हैंड जो हमारे टॉप मैनेजमेंट की पर्सनल सेक्रेटरी है, जो हमारी सीईओ की, तो पहले दिन 1 घंटा लेट आती है, तो कंपनी कहती है अरे आप लेट आ रहे हो, आपको दिक्कत हो रही होगी बस में जाने के लिए, तो ऐसा करते हैं हम आपको एक गाड़ी भेजेंगे यहाँ से जो आपको रोज लेके आएगी। अब एक बात बताइए कि क्या ये ठीक है? अब इससे क्या होगा, बेचारे मार्केटिंग मैनेजर को क्या लगेगा कि यार ये तो कोई बात नहीं हुई, मैं आदमी हूं तो इसका मतलब ऐसा हो रहा है, मैं मतलब सेक्रेटरी को ऐसा अनड्यूली फेवर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या होएगा, इससे जो एनवायरनमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं खराब होएगा। एक जो पेनल्टी है वो सबके लिए सेम होनी चाहिए। समझ में आ गए? तो 3 चीजें उसने क्या क्या बोली डिसिप्लिन के लिए। गुड सुपीरियर्स अच्छे होने चाहिए, दूसरा जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, एंड तीसरा क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स। बताइए समझ में आया? डिसिप्लिन के एक बार डेफिनेशन देखते हैं। डिसिप्लिन क्या होता है? इट मींस ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द बिजनेस। ओके, अपनी बात को समझाने के लिए फ्योल ने एक एग्जांपल दिया, सुनिए। फ्योल ने कहा, मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि मान लीजिए कंपनी बंद हो रही है, लॉसेस में है, तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को आके एक अनाउंसमेंट की फॉर्मल, और उसको कहा कि आज हम फॉर्मली अनाउंस करते हैं कि 1 महीने के अंदर हम अपनी इस कंपनी को वाइंड अप कर देंगे। आप लोगों को अगले 1 महीने की सैलरी मिलेगी, लेकिन आपको ऑर्गेनाइजेशन में आने की जरूरत नहीं है, आप जाके दूसरी जॉब ढूंढ लो, आपको सैलरी मिल जाएगी और 1 महीने बाद ऑफिशियली हम इस कंपनी को वाइंड अप कर देंगे। ये कंपनी ने अनाउंस किया, मैनेजर। अब वर्कर्स ने, मतलब जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज थे, उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि यार कंपनी की में पोटेंशियल है, पता नहीं कंपनी क्यों लॉसेस में जा रही है। हम ऐसा करते हैं, जितने भी हमारे ऑर्डर्स है जो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, हम अपने अपनी तरफ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं और इस कंपनी के सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं और डबल शिफ्ट काम करते हैं और कोशिश करते हैं इस कंपनी को, जिसमें हमने 10-15 साल 20 साल काम किया है, उसको लॉसेस से निकालने की। तो मैनेजर, सब वर्कर्स एक कलेक्टिवली जाते हैं मैनेजमेंट के पास और मैनेजमेंट को कहते हैं कि सर हम लोग एक प्रपोजल के साथ आए और हमारा प्रपोजल ये है कि हम लोग डबल शिफ्ट काम करेंगे, अब सिंगल शिफ्ट नहीं डबल शिफ्ट काम करेंगे। तो मैनेजमेंट बड़ी हंसती है, वो कहती है कि हमारे पास सिंगल शिफ्ट के पैसे तो है नहीं तुम्हें देने के लिए, तुम डबल शिफ्ट काम करने की बात कर रहे हो। तो वो कहते हैं सर हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, हम अपने पैसों से मेहनत करेंगे, डबल शिफ्ट काम करेंगे, लेकिन अगर कंपनी के लॉसेस रिकवर होते हैं हमारे इस मेहनत से, 1 महीना हम ऐसा करेंगे, अगर कंपनी के लॉसेस रिकवर होते हैं तो यू हैव टू प्रॉमिस अस दैट यू विल नॉट वाइंड अप दिस कंपनी एंड यू विल रन दिस कंपनी फॉर अनदर, मतलब कपल ऑफ इयर्स। तो ये प्रॉमिस हुआ, दोनों के बीच में प्रॉमिस हुआ, एग्रीमेंट बना एम्प्लॉइज के बीच में एंड वर्कर्स मैनेजमेंट के बीच में, दैट द वर्कर्स विल वर्क अगेन विद डबल शिफ्ट विद देयर ओन फंड्स एंड दे विल नॉट आस्क फॉर सैलरी, बट वंस द कंपनी कम्स आउट ऑफ द लॉसेस, the management will increase their wages and also run the company for next couple of years. समझ में आ गया बात? एग्जांपल। अब अगर ऐसा किया गया और उसके बाद वर्कर्स ने अपनी मेहनत की, उन्होंने पैसे भी नहीं मांगे एक्स्ट्रा, अपने पैसे लगाए, तो यहाँ पे वर्कर्स ने अपनी कमिटमेंट पूरी की, दैट मींस वर्कर्स हैव फॉलोड डिसिप्लिन। ऑन द अदर हैंड, अगर मैनेजमेंट अपनी अपनी कमिटमेंट पूरी करती है और उनकी वेजेस बढ़ाती है, उनकी सैलरीज बढ़ाती है, तब तो इसका मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट ने भी डिसिप्लिन पूरा फुलफिल किया। लेकिन अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देती है और कहती है नहीं, लॉसेस रिकवर होने के बाद भी कहती है कि हम इसको नहीं चलाएंगे और ना ही हम आपको सैलरी देंगे, बढ़ा के कुछ भी नहीं देंगे, दैट मींस दे आर वायलेटिंग डिसिप्लिन। तो एक ही क्वेश्चन 2 तरीकों से भी आ सकता है, वायलेशन के तरीके से भी आ सकता है और ऑनर के तरीके से भी आ सकता है। क्वेश्चन यही होएगा, लास्ट में लिख दिया जाएगा, सॉरी, मैनेजमेंट डिड नॉट increase the wages of the workers, nor did they continue to run the company. Which principle is violated over here? Discipline. और दूसरी तरीके से भी आ सकता है, मैनेजमेंट also fulfilled their promise and increased the wages of the workers. Which principle is highlighted over here? Again discipline. तो discipline मतलब एक प्रिंसिपल दोनों तरीकों से आ सकता है, ऑनर के तरीके से भी आ सकता है और वायलेशन के तरीके से। समझ में आ गया? क्लियर है? 3 पॉइंट्स है सिर्फ इस प्रिंसिपल में। पहला पॉइंट डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट 3 चीजें और तीसरा पॉइंट एग्जांपल। समझ में आ गया? ऐसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। पहला पॉइंट डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट एग्जांपल, वो तीन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स और तीसरा पॉइंट एग्जांपल। ठीक है, ऐसा करते हैं यार। वो डिवीजन ऑफ वर्क सबको याद है? ऐसे पूछूं मैं किसी से, मानिए सुनाओगे पूरा डिवीजन ऑफ वर्क? ट्राई करोगे? देखो मजा तो तभी आएगा ना कि डिसिप्लिन पढ़ते पढ़ते डिवीजन ऑफ वर्क पूछ लिया। चलिए जितना आता है सुना दो, जितने पॉइंट्स आते हैं सुना दो, बिना देखे आप बिना देखे। So according to this principle, the work is divided
into small tasks, which is performed by a specialist, and division of work further leads to specialization. 2 point. According to Fuel. Fuel, In an organization. बोलो. चलो कोई नहीं, रुको. आप कौन ट्राई करेगा? तनीशी आप बताओगे? ट्राई करो. एक्टिव बैठो, क्लास में सुस्त बैठे हो, जल्दी से बोलो. According to Fuel, if the work is divided into smaller tasks by specialists or trained persons, it increases efficiency. Efficiency. Lastly क्या था? This is the, बताइए, this is the, जल्दी बोलो, ऐसे सुस्त नहीं, जल्दी बोलो. This is the, कौन बोलेगा? हार्दिक आप बताओ. This is the, जल्दी बताओ. This is because of the. This is because of this principle. We have separate departments like finance and market, and we are able to. ठीक. इसके बाद क्या था? It applies to all organizations, whether big or small. ठीक है. चल, अब आते हैं डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन का पहले लाइन क्या है? डिसिप्लिन इज मींस obedience to organizational rules and employment agreements which are necessary for smooth functioning of the business. ठीक है. According to Fuel, for discipline in any organization, there are requirement of 3 things. पहला, good superiors at all levels. Second, clear and fair agreements. And तीसरा, judicious application of penalties. तीसरा point, for example, management and workers have entered into a contract where the workers will work hard on double shift basis for to help the company come out of losses, and on the other hand, after this, the company will increase their wages. Okay. Now, discipline here would mean that both will honor their commitments towards each other. बताइए, हो गया यार? जल्दी से एक बार डेफिनेशन बोलते हैं. सब बच्चे अनम्यूट करिए, डेफिनेशन बोलेंगे सब बच्चों के एक साथ. डिसिप्लिन मींस, बताइए, जल्दी से बोलेंगे, ओबीडियंस टू organization. ऐसे नहीं, मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा. ऐसे आप लोग इतने सुस्त बैठे हो, पहले जल्दी से एक्टिवली बैठो. देखो कोई मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल ही. कोई ऐसे लेटा पड़ा है, कोई ऐसे सुस्त आ रहा है, कोई ये उबासिया लिया जा रहा है. नहीं, बिल्कुल एक्टिवली बैठो. सब बच्चे वीडियो ऑन करो. देवांश, रिया, मानवी, सब बच्चे वीडियोस ऑन करिए. ओके, अब बताइए, जो नहीं बोलेगा वो बोर्ड्स में फेल है, बिल्कुल फेल है. मेरे को मत बुलवाओ मेरे से ऐसी गंदी बातें. चलिए शुरू करिए. तो डिसिप्लिन मींस, बताइए, जल्दी से बताइए. मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है. required for smooth function. Functioning of the business. मैं इंडिविजुअली नाम बोलूंगा कि ये फेल है, वो फेल है, ऐसा ना हो, इसलिए बोलना शुरू करिए. 3 चीजें चाहिए होती है. पहली चीज बताइए जल्दी से. Superior to all levels. दूसरी चीज, Clear and fair. तीसरी चीज, Judicious application of penalties. एक बार एग्जांपल मैं बोलता हूँ, आप सुनिएगा सिर्फ. For example, management and workers have entered into an agreement where the workers will work on double shift basis to help the company come out of the losses. On the other hand, the management has promised to increase their wages once the company come out of losses. Full stop. Here, discipline would mean that both honor their commitments, both management and workers honor their commitments towards each other. हो जाएगा? ठीक है. याद हो जाएगा. अपनी स्टोरी लिखनी है. आपको हिंदी में समझ आ गया ना क्या हो रहा है? अपनी स्टोरी में लिखो, चाहे कैसे लिखो. उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आपको सिर्फ अपनी स्टोरी में लिखना है कि क्या पॉइंट आप बता रहे. ठीक है जी, शुरू करें एक बार. चलिए बोलना शुरू करते हैं. कौन बताएगा? ट्राई करो. अक्षत, आप ट्राई करो. अगर आप इस एग्जांपल को कैसे बोलोगे अक्षत? ट्राई करो. A company was suffering losses. All of the workers decided and proposed to management that they would work for double shifts and would not take any salary for this month till the company comes out of losses. But once the company comes out of losses and gains some profit, they would require a higher salary. Here, the discipline would mean that both of them honor their commitments and work for each other. इसने कितने अच्छे से, इसने आधा पेज ही भर देगा. मेरे को तो लग रहा है ऐसी स्टोरी लिखेगा. कंपनी चल रही थी 20 साल से, बड़े अच्छे प्रॉफिट्स बना रही थी, एक पेज भर देगा. वहां पे बड़ा अच्छा था, रंगीन मिजाज था, सब बढ़िया था. ठीक है, बहुत बढ़िया था. ठीक है, समझ में आ गया. चलिए एक बार लास्ट टाइम मैं बोलता हूँ यार, इतनी एनर्जी के साथ मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इतने सुस्त हो, मुझसे आधी एज के तुम हो, इतने सुस्त बैठे हुए हो. ऐसे जोश होना चाहिए, ऐसा जोश. चलिए शुरू करते हैं. डिसिप्लिन मींस, जल्दी से बोलिए. Obedience to organizational rules and employment agreements
which They are are required. necessary for smooth functioning of the business. तीन चीजें क्या क्या होती है भव्या? पहली चीज बताओ भव्या जल्दी से। Good superiors at all levels. दूसरी चीज बताइए मलिका, क्या थी? Clear and fair agreements. And तीसरी चीज क्या थी? Judicious application of penalties. हो जाएगी? ठीक है, याद हो गया? जल्दी से विद इन 5 मिनट से तीनों पॉइंट्स लिखेंगे बिना देखे। पहला पॉइंट डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट 3 इंग्रेडिएंट्स और तीसरा पॉइंट एग्जांपल अपने हिसाब से बिना देखे, नो कॉपी। जिसको याद नहीं हुआ कोई घबराना नहीं है, मुझे बताओ क्या बात है। अच्छा, क्लास के बाद एक स्नेहा रुकेगी आज। स्नेहा, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं एक बार क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। और एक मनकिरत है क्या क्लास में? जल्दी से लिखिए। चलिए आप लोग जाइए, बहुत टाइम मिल गया आपको। अक्षर तो कहानी लिखने में लगा पड़ा है, ठीक है ना? पूरी कहानी लिखेगा, कहां से कंपनी स्टार्ट हुई थी, अब कहां पहुंच गई है ना? चलिए ओके, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट मैं ही बोलूंगा, आप सिर्फ चेक करेंगे। डिसिप्लिन मींस ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। पहला पॉइंट। Second, according to FUEL, in an organization to enforce discipline, there are requirement of 3 things. पहला, clear and fair agreements. दूसरा, good superiors at all levels. And तीसरा, judicious application of penalties. अगर आपने तीनों पॉइंट लिखे तो 1 नंबर, अगर आपने 2 लिखे तो आधा, 1 लिखा तब भी आधा। एंड तीसरा पॉइंट कहानी है जो आप लोगों ने अपने हिसाब से लिखी होगी। मैं किसी एक बच्चे से पूछता हूँ, आहाना आप एक बार बताइए, आपने लिखा है थर्ड पॉइंट एग्जाम्पल वाला, तो आप अपना रीड करिए। आप अनम्यूट करिए पहले। हाँ जी, आना, आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई और किससे बोले? स्नेहा, आप ट्राई करो। स्नेहा, आप बोलोगे? स्नेहा, नहीं, ये है ही नहीं यहाँ पे। हाँ जी, बोलो स्नेहा, जल्दी बोलो। किसने लिखा है? हाँ बोलो बेटा, बोलो। हाँ For example, बोलो। for example, if workers have decided to work for double shift because the company is going in losses, and the company has promised to give them the initiatives and incentives and double their salary. Okay. And they're doing it, then the workers are disciplined. Okay, चलो एक बार सुहाना, आप बताना अपने एग्जांपल को कैसे फ्रेम किए। Suppose the company has gone into losses, the workers decided to do double shifts and not take their salaries. So मैंने यही तक लिखा है, but after this I'll write that. On the other hand, the company will have promised to increase their wages. Here, discipline would mean wages of the workers after they come out of the losses. Your discipline would mean that both of them honor their commitments towards each other. ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, आइए पहले इन दोनों प्रिंसिपल्स को हम रीड करेंगे, फिर हम आगे और करेंगे। आइए, कम टू पेज नंबर। ऐसा करते हैं, एक बार बिना देखे एक बार फिर से बोलते हैं, ठीक है? आज मेरे में अंदर से बड़ा अच्छा जोश आया है, तो मेरे को बड़ा लग रहा है कि आज तो मैं तुम्हें याद करा के ही भेजूंगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क बोलेंगे, बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक से बोलेंगे, मैं पूछूंगा आप बोलोगे। द वर्क शुड बी डैश इनटू डैश, ईच परफॉर्म बाय डैश। बिना देखे बोलेंगे, जल्दी से बताइए। द वर्क शुड बी divided into smaller tasks performed by a specialist or trained employee. This will lead to dash specialization. Third point को छोड़ देते हैं, fourth point पे आते हैं। This is the reason why we have dash and dash, such as dash dash dash. Collectively they dash and dash of the dash. वाह, मजा आ गया। बोलो। We have different departments in the organization such as production, marketing, finance, etc. Collectively they achieve the production and sales target. This principle applies to dash and dash.
all kinds of All all kinds of work, managerial and technical, and this principle applies to in all kinds of organization, whether big, small, etc. समझ में आ गया? आइए, come to page number 2.11. ओके, मैं ना 1 मार्कर्स भी मार्क करवाता रहूंगा क्योंकि इस चैप्टर से भरे भरे के 1 मार्कर्स आते हैं, और मैं आपको असाइनमेंट भी सेंड करूंगा, 70 क्वेश्चंस है उसमें 1 मार्कर्स के, तो आइए साइड बाय साइड 1 मार्कर्स भी मार्क करेंगे. वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क, अंडरलाइन करिए. ईच परफॉर्म्ड बाय अ स्पेशलिस्ट और अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय, पहली डेफिनेशन है. इट विल लीड टू स्पेशलाइजेशन, अंडरलाइन करिए स्पेशलाइजेशन. In business, work can be performed more efficiently if it is divided into smaller tasks, each performed by a specialist or a trained employee. This results in effective and efficient output. वही चीज लिख दी, अंडरलाइन करिए effective and efficient output. बेटा 4th पॉइंट बना लीजिए, this is the reason. इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये एक अलग से MCQs आ जाते हैं. in जैसे कैसे आएगा, in an organization we have separate departments for this, ये पूरी लाइन लिखी होगी और फिर पूछा जाएगा which principle is behind this थिंग, मतलब ये ऐसा करने के पीछे कौन सा प्रिंसिपल है, तो हमारा आंसर होगा डिवीजन ऑफ वर्क. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करिए. दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव सेपरेट डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा. कलेक्टिवली दे अचीव देम द प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट ऑफ द कंपनी. ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए. 1 मार्कर वहां पे ना छोटा सा 1M लिख लीजिए. 1M मतलब आपको पता होगा कि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. According to Fayol, this principle applies to all kinds of work, technical and managerial. Technical मतलब करने वाला, managerial मतलब सोचने वाला. So managerial मतलब policy making, technical मतलब execution. This principle applies to all kinds of organization like hospital, government office, etc. ठीक है, clear है? Okay. अब देखो बच्चों, अब आपको लग रहा है सर आपने एडवांटेजेस तो डिस्कस की नहीं. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एडवांटेजेस ना सबकी कॉमन है. क्या कॉमन एडवांटेजेस है? एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, एक अच्छा एटमॉस्फेयर होएगा, गोल्स अचीव हो जाएंगे, एक एम्प्लॉइज हैप्पी होएंगे. सबका यही है. ठीक है, किसी एक आध प्रिंसिपल में ना एक स्पेसिफिक एडवांटेज है जो उसी प्रिंसिपल में है, वो हम करेंगे. वरना हम कॉमन एडवांटेजेस है सब में 4-5, और अक्षर तो 10-12 एडवांटेजेस बना देगा, है ना, कहानी पर कहानी बना देगा, ये भी. तो आपको 4-5 एडवांटेजेस याद कर लेना और सब में वही लिखाना. जैसे क्या, इट विल लीड टू स्पेशलाइजेशन, इट विल मेक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट आउटपुट, इट विल मेक टास्क सिंपलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सबकी कॉमन एडवांटेजेस है, तो इसलिए हम एडवांटेजेस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. समझ में आ गया? आपको याद करनी है, ऐसा नहीं है कि आपको स्किप करनी है, लेकिन आप देखो ना यही एडवांटेजेस अभी डिसिप्लिन में मिल जाएगी, यही एडवांटेज आगे किसी और में मिल जाएगी. तो एडवांटेजेस आर कॉमन टू ऑल प्रिंसिपल्स. क्लियर है? अच्छे से याद हो गया, बिल्कुल अच्छे से, चाहे 2 ही प्रिंसिपल करे लेकिन अच्छे से याद हो गया, रट लिया अच्छे से. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल, डिसिप्लिन. कम टू पेज नंबर 2, नेक्स्ट 2.12. बेटा इसमें ऐसा करो, जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट बुलेट, उसके लेफ्ट में लिखो डेफिनेशन, हमें याद करने में इजी हो जाएगा. सेकंड बुलेट के लेफ्ट में लिखो इंग्रेडिएंट्स. जो हमारी थर्ड एग्जांपल लिखा हुआ है उसका एक बुलेट बना लो, वहां पे भी एक बुलेट बना लो. एग्जांपल है ना, इस पे सेम पॉइंट में है, उसको भी एक अलग पॉइंट बना लो बुलेट, उसके लेफ्ट में लिखो एग्जांपल. और जो चौथा है हमारा एडवांटेजेस, उसके लेफ्ट में लिखो एडवांटेज. तो बेसिकली अब आप जब आप देखो बच्चों, जब आप रिवाइज करते हो, मेरी बात को यहां देखिए एक बार, आपका पेपर है अगले 2 घंटे में या 3 घंटे में, आप रिवाइज कर रहे हो चैप्टर को, तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे डिसिप्लिन इज द प्रोसेस ऑफ, ये नहीं बोलोगे. आप रिवाइज कैसे करोगे? पहला पॉइंट डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट इंग्रेडिएंट्स, तीसरा पॉइंट एग्जांपल, चौथा पॉइंट एडवांटेज. खत्म. आपको कंटेंट पता है. जब आप आगे पढ़ोगे, हायर स्टडीज करोगे, जब मैं अपना एक एग्जांपल, अपना रियल लाइफ का एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं, आप में से काफी मम्मी पापा सीए होएगे या सीए की पढ़ाई, मतलब आपके भाई बहन होएगे, तो आप देखते होगे कि सीए आपकी जितनी 5 सब्जेक्ट्स की किताबें हैं, 5 सब्जेक्ट्स की किताबें हैं, वो सीए का एक सब्जेक्ट है. एंड आई एम नॉट लाइंग ओवर यू. आप पूछिए अपने घर में पेरेंट्स वगैरह से जिन्होंने कर रखा है. अब अगर हम आपसे बात करें कि आपको जो 5 दिन में रिवाइज करना है वो हमें 1 घंटे में रिवाइज करना है, तो हम कैसे रिवाइज करते थे? हम क्या करते थे, हर पॉइंट का ना एक वर्ड में लेफ्ट में लिख लेते थे. ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अच्छा सीए हूं था मैं, मतलब मैंने पहली बार में क्लियर करा है, तो आप लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो. ये इसका ही सोचो ये 10 बार क्लियर करने वाला सीए है, फेल हो के, ऐसा नहीं, पहली बार में क्लियर किया था अच्छे नंबर से. तो पॉइंट क्या है, मैं क्या करता था, जब मैं कोई भी पॉइंट पढ़ता था, अगर मान लो इस पूरे पेज में एक ही पॉइंट चल रहा है, क्योंकि हमारे तो बड़े बड़े पॉइंट्स होते थे, तो मैं उसको शॉर्ट में करके 2 लाइनें में करके ऊपर लिख लेता था, बस ये. और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो मैं क्या करता था, उसके लेफ्ट में एक एक वर्ड में लिख लेता था.
अब मान लो 2 घंटे में बाद मेरा पेपर है, मतलब 2-3 घंटे बाद, और मुझे पूरी की पूरी अपनी लॉ या पूरा अपना सब्जेक्ट रिवाइज करना है विद इन हाफ एन आवर। विद इन हाफ एन आवर मेरे को पूरे 100 पेज रिवाइज करना है। तो मैं करता भी, तो सभी करते हैं, मैं नहीं सभी करते। अब मैं अगर एक एक पॉइंट बोलने बैठ जाऊं, डिविजन ऑफ वर्क इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस, नहीं, ऐसे नहीं होता। तो हम क्या करते थे, मन में याद करते थे, डिवीजन ऑफ वर्क में 6 पॉइंट थे, पहले पॉइंट में ये था, दूसरे में ये था, तीसरे में ये था, चौथे में ये था, पांचवें में खत्म हो गया। अगर कोई पॉइंट भूल गया तो देख लो। ऐसे ही ये पॉइंट कि डिवीजन डिसिप्लिन में 4 पॉइंट थे, पहली डेफिनेशन, दूसरी इंग्रेडिएंट्स, तीसरा ये, चौथा ये। तो आप भी इस हैबिट को बनाइए। मैं तो आपकी हेल्प करूंगा ही, मैं तो कोशिश करूंगा कि आपको हर जगह लिखवाता रहूं, लेकिन अगर मैं ना भी लिखवा पाऊं तब आप भी अपने कीवर्ड्स, अपने वन वर्ड्स अपने लिखते रहो, ठीक है? ये आपको बहुत मदद करेगा आगे। आज तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आज से 10 महीने बाद, 8 महीने बाद जब आपके एग्जाम्स होंगे, प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स, तब आपको ये टेक्निक बहुत काम आएगी, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की डेफिनेशन, इट इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। ये बहुत बार पूछी गई है 1 मार्कर में, तो इसके साइड में भी लिख लीजिए 1M। What are the 3 ingredients of discipline? पहला, good superiors, अच्छे superiors होने चाहिए। दूसरा, clear and fair agreements, clear होने चाहिए agreements, कोई loophole नहीं होना चाहिए, कोई उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए। एंड तीसरा, judicious application, जो आपने पनिशमेंट सेट कर रखी है वो सबके लिए एक होनी चाहिए। आप पर्सनली अपने एक एम्प्लॉय को फेवर कर रहे हो, एक को नहीं फेवर कर रहे हो, तो वो सही नहीं है। ओके, एग्जांपल, सपोज अगेन आई एम सेइंग, आप इस एग्जांपल को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। Management and labor union have entered into an agreement whereby workers have agreed to put in extra hours without any additional payment to revive the company out of losses. In return, the management has promised to increase the wages of the workers when this mission is accomplished. Here, discipline when applied would mean that both workers and management honor their commitments towards each other. समझ में आ गया? क्लियर है? एंड लास्टली एडवांटेज, स्मूथ एंड सिस्टमैटिक फंक्शनिंग होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। देख लीजिए वही पॉइंट आ रहे हैं ना, मैंने तो कहा ही था कि आपको वही पॉइंट आते रहेंगे। बताइए, समझ आ गए दोनों प्रिंसिपल्स? कोई मन में डाउट नहीं किसी भी प्रकार का? याद भी हो गए? किसी से पूछ लो एक पूरा प्रिंसिपल डिसाइड करने को। चलिए थोड़ी देर बाद। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। अगेन एक छोटा प्रिंसिपल, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ध्यान सारा मेरी तरफ, नोट्स कर दीजिए बस। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? रेम्यूनरेशन का मतलब होता है द ओवरऑल पे एंड कॉम्पनसेशन। रेम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है? द ओवरऑल पे एंड कॉम्पनसेशन। बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल में फ्योल ने बोला कि जो भी हम रेम्यूनरेशन अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, जो भी हम उनको ओवरऑल पे एंड कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, वो 2 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होनी चाहिए। 2 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होनी चाहिए। एक तो एम्प्लॉइज और दूसरा कंपनी, आगे कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब हुआ सर इसका? थोड़ा बताओ मैं हमें। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो हम कॉम्पनसेशन अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, मैंने आपको नेचर चैप्टर में भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि अगर मैं अपने एम्प्लॉइज को इतनी भी सैलरी नहीं दे रहा कि वो अपने जिस भी नीड को पूरा करने मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं वो पूरी नहीं कर पाए, तो क्या वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में टिकेंगे? एक बात बताइए, अगर आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो और मैं आपको इतना भी सैलरी एंड वेजेस नहीं देता कि आप एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफोर्ड कर सको, और जो आपकी नीड्स पूरी करनी है आपको, वो उस नीड्स उस सैलरी से पूरी कर दो, तो क्या आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे? यू विल टेंड टू लीव, आप चले जाओगे। नहीं करोगे ना। तो बेसिकली आपको सैलरी इतनी मिलनी चाहिए कि आप अपनी एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पूरा कर सको, ठीक है? पहला तो और ये तो हो गया एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही अच्छा पॉइंट है कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि आपने इतना ज्यादा सैलरी प्रॉमिस कर दी अपने एम्प्लॉइज को इनिशियल ईयर्स में, और दे भी पा रहे हो, लेकिन आप उसको मेंटेन नहीं कर पाए। जैसे क्या गलती की, एक स्टार्टअप था, एक स्टार्टअप ने क्या किया कि बहुत सारी सैलरी, मतलब अपने सारे नए एम्प्लॉइज को, रिक्रूट्स को लाखों की सैलरी ऑफर कर दी। एम्प्लॉइज भी खुश, बड़े 1-2 साल दी भी। अब धीरे धीरे मतलब लॉसेस भी होते हैं कंपनी में, स्टार्ट लॉसेस में जाने लग गई कंपनी, सब कुछ होने लग गया, और उस सैलरी को कंपनी मेंटेन नहीं कर पाई और ड्रास्टिक कट्स, स्लैशिंग हो गई सैलरी में। तो क्या एम्प्लॉइज हैप्पी होंगे? अब ये होता है ना, वो कहते हैं ना, शेर को तुमने खून तो चखा दिया, एक कहावत है ना, तो क्या अगले दिन आप उसको बोले आज खून नहीं मिलेगा, दूध पीना पड़ेगा, तो क्या वो खुश होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो इस तरीके की बात होगी कि आपको सैलरी उतनी देनी है अपने एम्प्लॉइज को जिसको वो मेंटेन कर सके, जो आपकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर।
मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या हो गया, एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इट शुड गिव देम अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दैट इट शुड इंश्योर, इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, समझ में आ गया? the overall pay and compensation should be just and equitable. Just and equitable का क्या मतलब है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, just and equitable. Just and equitable का मतलब क्या है कि it should be fair to all. It should be fair to all. इसको एक्सप्लेन करने के लिए फ्योल ने अपने एक एग्जांपल दिया, और फ्योल ने एग्जांपल दिया कि जो कंपनी के प्रॉफिट्स है वो सारे के सारे प्रॉफिट्स मैनेजर्स को नहीं मिलने चाहिए, वो सब में बंटने चाहिए, इंक्लूडिंग द वर्कर्स ऑन सम रीजनेबल बेसिस। 5 पॉइंट है, ठीक है, 5 पॉइंट है, सुनिएगा, सिर्फ सुनिएगा, कान खोल के सिर्फ सुनिएगा, एक कहानी की तरह, फिर याद करना आराम से। The overall pay and compensation should be fair to both the company, organization as well as the employees. पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, for employees it should ensure a reasonable standard of living to them, okay. From the point of view of the organization, the compensation should be within the paying capacity of the organization. उसकी कंपनी की औकात में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने ज्यादा प्रॉमिस कर दिया और दे भी दिया, अगले दिन आप बोलो ठंडक बिल्कुल आधा कर दिया, नहीं। Fourth, the overall pay and compensation should be just and equitable. Fifth, for example, the profits of the company should not entirely go to the shareholders or the owners of the company. They should be distributed amongst all, including the workers, on some reasonable basis. समझ में आ गया बच्चों? एडवांटेजेस वही, अच्छा एटमॉस्फेयर होएगा, वर्कर्स भी मोटिवेट होएंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, एक्सेट्रा। क्लियर है? तो एडवांटेजेस को छोड़ते हैं, पहले 5 पॉइंट को मैं फिर से बोलता हूं, बड़े छोटे-छोटे पॉइंट्स आप सुनिएगा। The overall pay and compensation should be fair to both the employees and the employer, पहला पॉइंट। दूसरा, for the employees it should ensure them a reasonable standard of living. ये भी नहीं कि आपको सारी लग्जरीज ही पूरी करनी है, इतना जरूर हो कि आप एक रीजनेबल स्टैंडर्ड को पूरा अफोर्ड कर सको। तीसरा, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इट शुड बी विद इन द कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, ठीक है। द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, ठीक है। An example, the profits of the company should not entirely go to the shareholders but should be distributed amongst all, including the workers, on some reasonable basis. Simple है, छोटे-छोटे पॉइंट्स है, बोले एक बार, ठीक है। जोश में आ जाओ, सांस ले लो बड़ी लंबी लंबी। चलो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी, जल्दी बोलो, शुड बी डैश टू डैश एंड डैश, जल्दी बोलो। Fair to both the employees and the employer. सब अनम्यूट करो, सब एम करे जा रहे हैं, अनम्यूट करके बोलेंगे। फॉर द एम्प्लॉइज इट शुड एंश्योर a reasonable standard of living. For the employer it should be within the paying capacity of the organization. And the overall pay and compensation should be dash and dash. Just and equitable. And lastly, for example, the dash should not go entirely to the dash, but should be distributed amongst all, including dash on some dash. बताओ, बोलो। Profit should be distributed. क्या सब सुस्ता लिए, profit should go, no, क्या चक्कर है? जल्दी से बोलो, profit should not entirely Go to the shareholders and the owners of the company. It should be equally distributed amongst all, including the workers, on some reasonable basis. ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर से रिपीट करूं या करवाऊं? चलिए, ओके। पहला पॉइंट, the overall pay and compensation should be fair to both employer and employee. अच्छा, आप सोच रहे हो कि मैं बोलूंगा, अच्छा चलो मैं बोलता हूँ। Should be fair to both employer and the employees, ठीक है। मेरे को देना ना 10 महीने बाद बोर्ड्स का एग्जाम, मैं ही बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। For the company it should be within the paying capacity, and for the employees it should ensure them a reasonable standard of living. The overall pay and compensation should be just and equitable. And example, ठीक है बच्चों, क्लियर है? Why are you waiting? What are you waiting for? Write it down. जल्दी से लिखो within 5 minutes 5 points. एक और करेंगे आज, बस 4 ही करेंगे आज, ठीक है। और आज एक ऐसा करते हैं, एक बड़ा अच्छा इंसेंटिव देता हूं मैं आपको। आज जिन बच्चों ने ये चारों प्रिंसिपल्स 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे लिख के भेज दिए क्लास के बाद, सबसे पहले जिसने भेज दिए
उसके घर में एक चॉकलेट का हैम्पर आएगा। ये सही है, ये बढ़िया चीज है। और होममेड चॉकलेट से मैं बनाऊंगा, मेरे को बड़ी अच्छी चॉकलेट्स आती है, ठीक है। तो अब देख लो आपके ऊपर बढ़िया हैम्पर है, और ऐसे ना बढ़ाते रहेंगे, आज छोटा फिर किसी दिन टेस्ट के लिए और बड़ा। अब देखो लॉकडाउन लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये तो घर से कर ही सकते हैं ना। 1 घंटे के अंदर अंदर जिसकी क्लास अभी क्लास खत्म हो जाएगी 12:30, ऐसा करते हैं 2 बजे तक, जिसका मेरे पास 2 बजे तक ये चारों आ गए लिख के अच्छे से, ये नहीं कि पहले वाले लिख के दे दिए, दो आने चाहिए, एक क्लास वाले एक होमवर्क वाले, उसके घर पे चॉकलेट हैम्पर पहुंचेगा विद इन 3 days। बोलो सही है ये? बढ़िया, होममेड चॉकलेट्स, बोलो ठीक है। चलो डन हो गई ये बात, प्रॉमिस है, अब जल्दी से करो। मैं ग्रुप पे अनाउंस कर दूंगा, जिसका सबसे पहले मेरे पास पहुंचा है होमवर्क बिल्कुल ठीक विद बेस्ट प्रेजेंटेशन, और अगर 2-3 बच्चों का पहुंच गया तो मैं प्रेजेंटेशन वगैरह सब देखूंगा, ठीक है। उसको उसका एड्रेस लेके उसके घर पे विद इन 3 days चॉकलेट हैम्पर पहुंचेगा। मैम आज एक तो मेरे ख्याल से अभी सभी है, एक मनकीरत नहीं है और एक और बच्चा नहीं है, वो देख लेना आप। हाँ जी सर, सर बात हो गई है मेरी। ठीक है, ओके। हाँ जी सर। ये जिन बच्चों के मैम वीडियोस ऑफ है ना, इनके नाम लिखो जरा, इनसे बात करेंगे बाद में क्या चक्कर है। जिन जिन बच्चों की वीडियोस ऑफ है सबके नाम लिखो। ठीक है सर। चलिए बच्चों लिख लिए 5 पॉइंट्स। 2 मिनट और जल्दी से लिखिए। अच्छा बच्चों एक और बात, आप लोगों ने एक फॉर्म फिल करना था, आपके ग्रुप में आया था। जिन भी बच्चों ने अभी तक वो फॉर्म नहीं फिल किया, तनीशी आपकी बात हो गई रजत सर से, ओके। जिन भी बच्चों ने वो फॉर्म नहीं फिल किया, देखो चॉकलेट्स उसी से आएगी ना, फिर एड्रेस तो वहीं से मिलेगा, तो प्लीज उसको फॉर्म को फिल करिए। आज जो भी है, अभी अगर अभी नहीं फिल किया तो आज और कल में उसको जल्दी से फिल करिए। वो ज्यादा टाइम थोड़ा लेने का, ऑनलाइन फॉर्म है, आपको नाम लिखना है, अपना नंबर लिखना है, 2-4 चीजें लिखनी है, बस खत्म। पहले हम ये फॉर्म इंस्टीट्यूट में भरवाते थे, अब इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे तो घर से भर दो, क्या बात होगी। तो प्लीज कल मैं 31st के बाद, कल 30th है, नेक्स्ट वीक से एंट्री नहीं मिलेगी आपको, मेरी नहीं किसी भी क्लास में, तो प्लीज टेक इट डाउन अ प्रायोरिटी, उसको लिखो भरो और अपनी फोटो अटैच कर दीजिएगा उसके साथ। या देखो आप सबके 100 आने ही है बाद में बीएसटी में, तो देखो प्रॉमिस है ही आपसे 95 अब तो सबके आने ही है, तो फोटो लगाएंगे ना यार, अच्छा चाहिए इसलिए फोटो। चलिए हो गया, रुक जाओ, अब रुक जाओ सब, अब रुक जाओ। ओके मैं बोल रहा हूँ, एक एक पॉइंट को लिखेंगे, चेक करेंगे। According to the principle of remuneration of employees, the overall pay and compensation should be fair to both the employees and the employer. आप employer को organization भी लिख सकते हो, आप company भी लिख सकते हो, doesn't make much of a difference. पहला पॉइंट। दूसरा, for the employees it should ensure them a reasonable standard of living. For the employer it should be within the paying capacity of the company or the organization. The overall pay and compensation should be fair, just and equitable. ठीक है। And lastly, the example that for example the profits of the company should not entirely go to the shareholders of the company, rather it should be distributed amongst all, including the workers, on some reasonable basis. And पांचवा पॉइंट लिखना नहीं था, बता देता हूँ, एडवांटेजेस है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा, मोटिवेशन मिलेगी एम्प्लॉइज को, एफिशिएंसी बढ़ेगी, गुड एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। क्लियर है, नो डाउट्स, ठीक है। ओके आइए अब एक बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल करते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल, जिसका नाम है फोर्थ प्रिंसिपल। सबने लिख लिया ना, इधर ध्यान दीजिए। ऑर्डर। बेटा ऑर्डर के बहुत जगहों पे हमने ऑर्डर वर्ड सुना है, कोर्ट में ऑर्डर होता है, रेस्टोरेंट में ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, बहुत ऑर्डर है। देखिए फ्यूल का ऑर्डर बिल्कुल ही अलग है। फ्यूल के ऑर्डर का मतलब है, बड़ा ही मजेदार प्रिंसिपल है, बड़ा ही मजेदार, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 2 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। कौन से? मटेरियल एंड मैन।
यस और नो? लोग और सामान, तो men and material, men और people and material। और इन दोनों की अपनी एक जगह भी होती है, लेकिन अक्सर ये जगह अपनी जगह पे नहीं मिलते। देखो हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, मेरे तो होता है मतलब एक डाइनिंग टेबल होती है, एक स्टडी टेबल होती है, लेकिन अक्सर स्टडी टेबल पे डाइनिंग होती है और डाइनिंग टेबल पे स्टडी होती है, ऐसा ही होता है हमारे में तो, ठीक है ना? तो हर चीज की जगह तो है, लेकिन क्या वो चीज उस जगह पे मिलती है? कभी भी नहीं मिलती। तो फ्योल ने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक सामान की और हर एक इंसान की, मेरे वर्ड्स को सुनना, हर एक सामान की और हर एक इंसान की अपनी जगह होनी चाहिए, और वो सामान और वो इंसान अपनी अपनी जगह पे मिलना चाहिए। आई रिपीट, हर एक सामान की और हर एक इंसान की अपनी जगह होनी चाहिए, और वो सामान और वो इंसान अपनी अपनी जगह पे मिलना चाहिए। तो मैं एक बार बोलता हूं इंग्लिश में, उसने क्या बोला? ऑर्डर मीन्स अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, and everything and everyone should be found at their places। I repeat, देखो सिर्फ जगह बना देने से कुछ नहीं होता, वो चीज भी तो उस जगह पे होनी चाहिए। और according to Fuel, order means a place for everything bracket में everyone and everything bracket में everyone should be found at their places। ठीक है? उसने बोला in an organization material and people should be at their respective places to increase efficiency and effectiveness। ठीक है? फ्योल ने बोला कि जो अरेंजमेंट ऑफ पीपल होता है, अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल इज मटेरियल ऑर्डर एंड प्लेसमेंट ऑफ पीपल इज सोशल ऑर्डर। ठीक है? और एक चीज इसने फिर इसी चीज को ना बार बार रिपीट कर दिया, एक मिनट, इसी लाइन को फिर से रिपीट कर दिया। हाँ, if there will be a fixed place for everything and everyone and they will be found at their places, it will lead to smooth functioning of business and remove any kind of hindrances। तो 4 पॉइंट है, फिर से बोलता हूं, आराम से सुनो। पहला पॉइंट क्या है? डेफिनेशन, ऑर्डर मींस दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड दे शुड बी फाउंड एट देयर राइट प्लेसेस। दूसरा, अरेंजमेंट ऑफ पीपल इज नोन एज सोशल ऑर्डर and placement of people is known as social order and arrangement of things is known as material order। If in an organization the people and material are found at their respective places, it will lead to increase in efficiency and effectiveness। According to Fuel, the people and material should be found at their respective places to remove any kind of hindrances। समझ में आ गया? वही लाइनें रिपीट करे जा रहे हैं, इतने समझ में आ गया पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आपको एक सामान चाहिए, एक वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, एक जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैनेजर है, यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट काम कर रहा है। अब इसको काम करते हुए इसको एक टूल की जरूरत पड़ गई, तो उसको पता होना चाहिए कि वो टूल रूम कहाँ पर है और ये टूल उस जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, इसको पता होना चाहिए, ये वहां पे जाएगा और जाके वो टूल ले आएगा और उसका टाइम नहीं वेस्ट होएगा। और अब मान लीजिए इसको काम करते वक्त एक अपने मैनेजर से कुछ पूछने की जरूरत पड़ गई, इसको पता है मैनेजर यहाँ कभी मिलता ही नहीं है, मैनेजर मिलता है अपने रिसेप्शनिस्ट के घर कमरे में। ठीक है, एक जोक ऐसे ही मतलब समझ रहे, मैनेजर तो रिसेप्शनिस्ट के कमरे में मिलता है। अगर इसको ये भी पता होता तो ये चला जाता रिसेप्शनिस्ट के पास और वहां पे जाके बात कर देता। लेकिन जो ये मैनेजर है ये थोड़ा रंगीन मिजाज का है, कभी ये मिस्टर एक्स, कभी ये मिसिस एक्स के कैबिन में होते हैं, कभी ये मिसिस जूली के कैबिन में होते हैं, कभी ये इतने रंगीन मिजाज के है कि कभी ये मिस्टर एक्स के कैबिन में चले जाते हैं, कभी ये मिस्टर वाई के कैबिन में चले जाते हैं। अब ये बेचारा सबऑर्डिनेट सोच रहा है कि मैं कहाँ ढूंढूं, ये यहाँ ढूंढे, यहाँ ढूंढे, यहाँ ढूंढे, यहाँ ढूंढे, आधा टाइम तो उसका इसी में वेस्ट हो जाएगा। तो सिर्फ एक जगह बना देने से कुछ नहीं होता, उस जगह पे वो पर्सन मिलना भी चाहिए। समझ में आ गया पॉइंट? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं, कोई शंका तो नहीं मन में? तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है? ऑर्डर मींस दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन and everything and everyone should be found at their respective places। Fuel said that people and material should be found at their respective places to maximize effectiveness and efficiency। Third point, if there will be a fixed place for everything and everyone and they are found at their respective places, it will lead to increase in efficiency and effectiveness because there will be no hindrance in the work। And fourthly, placement of people is known as social order and arrangement of things is known as material order। बताइए समझ में आ गया? एक बार कोशिश करोगे ये 4 लाइनें लिखने की, सिर्फ 4 लाइनें लिखो, जितनी याद हो जाए उतनी लिखो।
कोई जल्दबाजी नहीं है, जितनी 4 लाइनें याद हो जाए उतने लिखो, 4 पॉइंट्स। ऑर्डर, लास्ट प्रिंसिपल आज के लिए। अच्छा, क्लास के बाद मुझे 4 बच्चे अपनी फोटो पर्सनली सेंड कर दीजिएगा जिनके फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे नंबर आए थे। इनका नाम है अक्षत, अहाना, मानवी गुप्ता एंड सुहाना। आप मेरे को अपनी छोटी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एक बार सेंड कर दीजिए। आई रिपीट, अक्षत, अहाना, मानवी गुप्ता एंड सुहाना। ये 4 बच्चे जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे नंबर लिए थे, उनके लिए कुछ है, तो आप जरा अपनी फोटो सेंड कर दीजिएगा क्लास के बाद। अक्षत, सुहाना, मानवी गुप्ता एंड अहाना। चलो जल्दी से लिखिए। देखो टारगेट 6 का था लेकिन सिर्फ 4 करवाया, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को याद हो गए। आई एम वेरी श्योर। हो गए? चलिए 2 मिनट्स मोर, जल्दी से लिखिए। चलिए अब रुक जाइए, बिल्कुल बिल्कुल रुक जाइए। चलिए सबसे पहला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर शुड ऑर्डर मींस दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी फाउंड इन देयर और हिज प्लेस। ठीक है। सेकंड, फ्यूल इंसिस्ट दैट पीपल and material should be found at their respective places to increase efficiency and effectiveness. 2 पॉइंट लिखे सबने। तीसरा पॉइंट, if there is a fixed place for everything and everyone and they are found at their respective places, this will lead to smooth functioning of the business as it will remove hindrances. ठीक है, लिखा है। and lastly, placement of people is known as social order and arrangement of things is known as material order. लिखा है सबने? ठीक है, कोई है जिसके 4 में से 4 है? अरे वेरी गुड तनीशी, बस एक। वेरी गुड मानवी, कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो मानवी आप। नंदिनी वेरी गुड, हार्दिक सिंगल वेरी गुड, मानवी गोगिया ने भी किया है वेरी गुड। चलिए ओके, आइए अब जल्दी से एक बार दोनों प्रिंसिपल्स रीड करते हैं, ये वाला भी और इससे पहले वाला भी, रेम्यूनरेशन। जल्दी से आइए, come to page number 2.13. The overall pay and compensation should be fair to both employees and the employer. Organization, highlight करिए employees, highlight करिए organization. Please keep a highlighter with you. I have repeated this many times. The employees should be paid fair wages, which should give them at least a reasonable standard of living. Underline करिए reasonable standard of living. बेटा ऐसा करो, पहले पॉइंट के लेफ्ट में लिखो डेफिनेशन, पहले पॉइंट के लेफ्ट में लिखो डेफिनेशन, सेकंड के लाइन लेफ्ट में लिखो एम्प्लॉइज, सेकंड के लेफ्ट में लिखो एम्प्लॉइज, थर्ड के लेफ्ट में लिखो ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद रहेगा। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंडरलाइन किया आपने, हाईलाइट किया पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड फोर्थ के लेफ्ट में लिखो जस्ट एंड इक्विटेबल, शॉर्ट में जस्ट एंड इक्विटेबल, पॉइंट शॉर्ट में लिखो, रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। एंड फिफ्थ के लेफ्ट में लिखो एग्जांपल। तो जब आप रिवाइज करोगे तो आप ऐसे रिवाइज करोगे, डेफिनेशन, पहला पॉइंट डेफिनेशन है, दूसरा एम्प्लॉइज है, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है, चौथा जस्ट वाला है, जस्ट एंड इक्विटेबल वाला है, पांचवा एग्जांपल वाला है। फिफ्थ example, for example, the profits earned by the company should not entirely go to the shareholders of the company, rather they should be distributed amongst all, including the workers, on some reasonable basis. Clear है? Advantages तो common ही है, ensures healthy atmosphere, good relations, employees get motivated, working of the company would be smooth. Clear है? कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाइए अपने लास्ट प्रिंसिपल पे आज के लिए, ऑर्डर। पहले डेफिनेशन, पहले लेफ्ट में लिखिए डेफिनेशन, पहले पॉइंट के लेफ्ट में लिखिए डेफिनेशन। सेकंड थर्ड का मैं सच नहीं बता रहा, फोर्थ के लेफ्ट में लिखिए
two types of order. फिफ्थ के लेफ्ट में लिखिए एग्जाम्पल, सिक्स के लेफ्ट में लिखिए एडवांटेजेस। और बच्चों एक मैं आपको एक और बात बताऊं, आप मतलब जब आप अपना लिखो पेपर में तो एक आप हेडिंग्स भी बना सकते हो, इससे आप हेडिंग्स भी बना सकते हो। जैसे आपने पहला लिखा डेफिनेशन, फिर इसको बॉक्स में डाल दिया, फिर लिखा पहला, फिर आपने लिखा एडवांटेजेस, मतलब आप हेडिंग्स भी तो बना सकते हो इससे। फिर आपने एक लिख दिया टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, तो और अच्छा आपका प्रेजेंटेशन बन जाएगी। यस और नो? तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके आइए। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल, order means a place for everything and bracket में everyone and everything and bracket में everyone in its or his place. ठीक है? Fuel insists that people and material should be found at their respective places for maximizing efficiency. Underline करिए maximum efficiency. तीसरा, if there is a fixed place for everything and it is present there, then there will be no hindrance in the working of the factory. This will lead to increased productivity. तो underline करिए no hindrance in the working. Fourth, according to Fuel, arrangement of things is material order and placement of people is social order. This is one marker question. इसको very important mark करिए, बहुत बार आया है। अच्छा बच्चों एक बार ना इसी पेज के ऊपर भी आओ जहां पे हमने अभी रेम्यूनरेशन वाले का जो एग्जांपल लिखा है ना, प्रॉफिट्स वाला, इसके भी लेफ्ट में लिखो 1M। ये बहुत बार आया है, ये पूरा एग्जांपल लिखा आ जाता है पेपर में और फिर पूछा जाता है विच प्रिंसिपल इज हाईलाइटेड। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं, जो अभी हमने इसी पेज पे है ऊपर। क्लियर है? ठीक है, ओके। 1M लिख लीजिए, 1 मार्कर। ऑर्डर पे आ जाओ वापस। एग्जांपल, इफ अ वर्कर इज इन द नीड ऑफ अ टूल, ही शुड नो वेयर और इन विच टूल रूम इट विल बी फाउंड। Also, if an employee needs guidance from his superior, he must know where he is sitting. ठीक है, इसको पता होना चाहिए। एडवांटेजेस, इसके 3 एडवांटेजेस तो कॉमन ही है। एक एडवांटेज मैं अभी समझाऊंगा। पहली, दिस विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सॉरी। थर्ड, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल। सामान को ढूंढने में, इंसान को ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। फोर्थ, स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चों मैं सेकंड वाला पॉइंट इसका अलग है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सेकंड एडवांटेज जो है वो उसकी अलग है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, वो समझिएगा। बच्चों यहां देखो, अगर मैंने एक मशीन इस रूम में रखी है, ये मशीन रूम है मेरा, और इस मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर है, तो मैंने इस रूम में मशीन इसीलिए रखी होगी क्योंकि इस रूम में मशीन बहुत अच्छे से सेट हो गई है और ये बंदा इस मशीन को बहुत अच्छे से चला लेगा, ये टूल इस मशीन, ये ऑपरेटर इस टूल को बहुत अच्छे से चला लेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मैंने मिस्टर एक्स को तो मान लीजिए मार्केटिंग का काम दिया है, मैंने उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बनाया है, तो मैंने ये देख के बनाया होगा कि मिस्टर एक्स इज कैपेबल फॉर दिस वर्क, यस और नो? तो क्या मैं बोल सकता हूं राइट मैन फॉर द राइट जॉब? This principle ensures that there is right man for the right job and right tool for the right person. Yes or no? समझ में आया कि जब हम हर चीज की अपनी एक जगह बनाते हैं, जब आप घर में देखो, हम यूज करें डाइनिंग टेबल या ना करें वो अलग बात है, लेकिन जब लेआउट बन रहा होता है घर का, तो डाइनिंग टेबल एक जगह, उस जगह पे प्लेस की जाती है जहां पे खाना किचन से लाना सबसे आसान होएगा, सब कुछ है ना, ऐसे ही रखी जाती है। जब एक घर में स्टडी रूम बनाया जाता है तो सारे घर के मम्मी पापा सारे वास्तु देख लेते हैं कि भैया मेरा बच्चा पढ़ ले, लेकिन वो तो तब पढ़ेगा ना जब वो उस पर बैठेगा। तो जब बनाया जाता है एक जगह, जब किसी चीज की बनाई जाती है, तो हर तरीके से देखा जाता है कि वो जगह जो है वो बेस्ट बने, वो उस चीज को एफिशिएंसी बढ़ाए। तो इससे क्या मैं कह सकता हूँ कि ऑर्डर प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन पुटिंग द राइट मैन ऑन द राइट जॉब एंड राइट पर्सन फॉर द राइट टूल। यस और नो? तो आइए सेकंड एडवांटेज पे आइए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, राइट थिंग and right material for the right person would ensure effective utilization of physical and human resource। इसको हाईलाइट करिए, इस पूरे एडवांटेज को। ये जो एडवांटेज है ये सिर्फ इसी की है क्योंकि ये सब में कॉमन है, ये इसी प्रिंसिपल की है। राइट मैन फॉर द राइट थिंग एंड राइट मटेरियल फॉर द राइट पर्सन वुड एंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। पहले बताइए ये एग्जांपल सबको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? तो बच्चों देखिए मेरी बात को सुनिएगा। आज हमने मैंने 4 बच्चों को बोला है, अक्षर, मानवी गुप्ता, अहाना एंड सुहाना, वो अपनी एक बार फोटोज भेजना मुझे, ठीक है? दूसरा, आप लोगों का मैंने आपको होमवर्क किया है, देख लो, मैंने आपको एक इंसेंटिव भी दिया है। अगर 2 बजे तक
आप लोगों का होमवर्क बिल्कुल बढ़िया तैयार, बढ़िया से चारों प्रिंसिपल्स लिख के मेरे पास आ गया, तो जिसका सबसे पहले और सबसे अच्छा होमवर्क होएगा उसके घर में 3 दिन के अंदर अंदर एक चॉकलेट हैम्पर पहुंचेगा, पर्सनली प्रिपेयर्ड बाय मी। नो जोक्स, नो जोक्स, ठीक है। तो अच्छे से प्रेजेंटेशन से करिए, लेकिन ये चीटिंग नहीं करनी कि जो क्लास में लिखा था वही भेज दोगे। 2 फोटोज भेजनी है, क्लास वर्क की अलग और होमवर्क की अलग, ठीक है बच्चों। तो आज का आपका ये होमवर्क है। कल वैसे और जो चॉकलेट्स नहीं चाहता वो भी शाम तक तो सबको ही भेजना है। कोई बच्चा कल ये कह दे कि सर मैंने तो इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मुझे चॉकलेट्स खानी नहीं थी, नहीं ऐसा नहीं है, चॉकलेट्स चाहे मिले या ना मिले होमवर्क सबको भेजना है, ठीक है। ओके, कल 2 बजे हमारी क्लास है और कल हम और 4 प्रिंसिपल से 5 प्रिंसिपल ऐसे ही करेंगे, आराम से करेंगे, धीरे धीरे 4 या 5 प्रिंसिपल्स करेंगे। तीसरी बात, आप प्लीज इस चैप्टर को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट वीक के बाद विद इन 4 या 5 डेज आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। आपका टेस्ट भी होगा, तो साइड बाय साइड रिवीजन शुरू कर दीजिए इसकी। ऑल ओके, कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में किसी भी तरीके का? कल 2 बजे हमारी नॉर्मल टाइम पे अपनी क्लास है। अपना होमवर्क मुझे सेंड करिए, अच्छे से करिए। जिसने लास्ट क्लास का भी नहीं भेजा था वैसे सबने, जो एक आध बच्चों ने नहीं भेजा वो मेरे को भेज दीजिए, ठीक है बच्चों। तो वी आर मीटिंग टुमारो एट 2 PM विद विल प्रोसीड फर्दर। ओके, चलिए। अब 2 बच्चों को तो मैंने रोका था, एक स्नेहा को मैंने रोका था और एक बच्चे को आता, और किसी को कुछ भी पूछना है तो वो रुक जाइए, अदरवाइज आप लोग जा सकते हैं। बाय बाय।